आखिरकार यूपीएससी के सिविल सर्विस के सिलेबस की डिस्कशन की आवश्यकता क्यों है? देखा जाए लगभग 23 पोस्ट होते हैं, लेकिन हाँ, ये चार्म इतना है इसका आईएएस का कि इसको आईएएस का एग्जाम के नाम से जाना जाता है। आपका कंपटीशन 10 लाख नहीं है, 8 लाख नहीं है, 5 लाख नहीं है, 2 लाख नहीं है, मुश्किल से 50,000 से 70,000 बच्चों के बीच में है। पूछा टूरिज्म के बारे में, पर्यटन के बारे में, और आप उसको टेररिज्म लिख कर आ गए, तो हो गया सत्यानाश सारा पूरा मेंस। तो इसीलिए थोड़ा अंग्रेजी पढ़ना होगा। 2 सवाल मैप का पूछ रहा है, मैप के बिना तो काम ही नहीं होगा। मैप 2-3 सवाल अगर मैप का पूछ रहा है तो फिर वो ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को भी उठा रहा है। एकदम प्रेडिक्टेबल है, मेंस बहुत प्रेडिक्टेबल है, पहले बता दे रहा हूं। केवल सिलेबस आपको ध्यान में रखना है। हेलो बच्चों, सब कैसे हो आप लोग? मस्त। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग किस लिए जुटे हैं, इस वीडियो के माध्यम से इस थंबनेल से ही पता लग गया, तो क्या बताऊं, है ना। एक्चुअल में हुआ क्या, जब मैं पिछला वीडियो बनाया था अपना, तो उस वीडियो पर मैंने यूपीएससी के बारे में बात किया, उसके एग्ज़ाम पैटर्न पर बात किया, जॉब कौन सी होती हैं, पोस्ट क्या होते हैं, उनके वेतन कैसे कैसे, एक विस्तृत जानकारी देने की मैंने कोशिश की। उसके बाद हमारी जो टीम है उनका एक फीडबैक मेरे पास आया कि सर अब बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा सिलेबस को समझना, यूपीएससी के सिलेबस को जानना बच्चे जानना चाहते हैं, क्योंकि वो उसी के आधार पर अपनी तैयारी को शुरू करना चाहेंगे। और सही भी है, यूपीएससी का याद रखना, पास करने का, यूपीएससी अब तो समझ में आ गया ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक बार मेरे साथ साथ बोलो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, जो इस सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। और फिर इसमें जो चयनित बच्चे होते हैं उनको फिर भारत सरकार पोस्ट देती है एज पर देयर रैंक, है ना। तो क्योंकि ये केवल सिविल सर्विस ही नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी। अब सवाल ये उठता है कि सर वो तो आपने बताया, अब तो गोल्डन रूल मैं क्या कहना चाहता हूं। गोल्डन रूल, पहले गोल्डन रूल पर आते हैं यूपीएससी पास करने का। तो गोल्डन रूल ये कहता है, ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट फर्स्ट you should remember the syllabus of यूपीएससी। हमेशा जब भी मेरी क्लास होती है बच्चों, मैं क्लास में पहले पूछता हूं, चलो बताओ किसको किसको इकोनॉमी का सिलेबस याद है, और बच्चे ऐसे अच्छा, मैं फिर उसके बाद दूसरा सवाल मेरा होता, अच्छा बच्चे बताओ कौन सा सब्जेक्ट पूरा हो गया तुम लोगों का? सर मेरा हिस्ट्री हो गया, सर मेरा ज्योग्राफी हो गया। बोला अच्छा, जरा बताओ हिस्ट्री का सिलेबस पूरा बताओ मेंस का। ऐसे हद हो गया भाई। तो ये बहुत जरूरी है, आप समझना जो मैं बात करने जा रहा हूं आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आज यूपीएससी के सिलेबस के बारे में बात करने जा रहा हूं, तो पहला सवाल तो ये होना चाहिए, मेरे पास आप लोगों का पहला सवाल आना चाहिए कि सर why you are there to discuss the syllabus of UPSC? What is the need to discuss the syllabus of UPSC? आखिरकार यूपीएससी के सिविल सर्विस के सिलेबस की डिस्कशन की आवश्यकता क्यों है? तो बच्चों ध्यान में रखो इस बात को, तनिक थोड़ा सा और बढ़िया कर लेते हैं, है ना। अगर मैं बात करता हूं सिलेबस की, ठीक है, सिलेबस, ठीक है, तो सिलेबस का क्या महत्व है? महत्व क्या है? नंबर 1, ये आपको तैयारी की दिशा देगा। डायरेक्शन देगा आपको कि आपको किस दिशा में तैयारी करनी है। और बार बार, हर बार, और बोलता रहूंगा जब तक तुम्हारे दिमाग में ये कैद ना हो जाए, घोचू लोग, क्या
कि अगर यूपीएससी यहां बैठा हुआ है और यूपीएससी की तैयारी इस दिशा में है तो तुमको यहां नहीं करना है तैयारी, अपना एफर्ट यहां नहीं मारना है। और ये डायरेक्शन कहां से पता लगेगा? दिस इज फ्रॉम सिलेबस, नंबर 1। नंबर 2, क्या पढ़ना नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पढ़ करके अपना समय खराब नहीं करना है। ये पता कहां से लगेगा? जब आपको सिलेबस में, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं कहीं कुछ ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिससे किसी को पर्सनली आघात पहुंचे, लेकिन कई ऐसे बच्चों का फीडबैक मेरे पास आता है कि सर आपको पता है कि हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं और ज्योग्राफी में हमें मैंने एक बच्चा जो था वो क्या किया, वो ज्योग्राफी पढ़ रहा है और ज्योग्राफी में केवल अंतरिक्ष एक टॉपिक ज्योग्राफी में हो, अगर है स्पेस है, तो वो 1 महीना केवल अंतरिक्ष पढ़ाओ। सर बोले बड़ा मजा आ रहा है सर, सर बड़ा मजा आ रहा है हमको, मिल्की वे सर बहुत मजा आ रहा है सर, हमको तो अब पता लग रहा है सर प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे पास का तारा है सन के अलावा, सर बहुत मजा आ रहा है सर ग्रह उपग्रह के बारे में जान करके। तो मैंने बोला बुद्धू इधर आ, ये बता कि ये देखा है कि सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? नहीं सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, सिलेबस में है स्पेस, तो स्पेस हम उठा लिए। हम बोले पागल, तो सिलेबस के साथ साथ मेरा बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तो देखना होगा तुझे, ताकि जज कर सके कि उस पर कितना मुझे जोर देना है टॉपिक पर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूर्व के क्वेश्चन में पता लग रहा है कि पिछले 10 सालों में स्पेस पर मात्र एक सवाल ये भी कभी कभी पूछ रहा है वो, तो क्या जरूरत है 1 महीने का पूरा समय बर्बाद करने का उस पर? तो बहुत जरूरी है कि आप सिलेबस और सिलेबस के साथ साथ आप यूपीएससी के 10 सालों का सवाल, प्रीलिम्स का और मेंस का, और बहुत आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाता है, आराम से उपलब्ध हो जाता है, किसी का भी रिलायबल सोर्स का आप क्वेश्चन बैंक ले लो और ले करके अगर वो सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अगर उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो वो आपके काम आ जाएगा। तो आपको पता लगेगा क्या नहीं पढ़ना है, यानी आपको किस टॉपिक पर कितना समय देना है, वो भी आपको इसके बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस आपको कितने समय पर पूरा करना है, समय पर पूरा। और इसके लिए आप क्या बना लेते हैं? एक रणनीति बनाते हैं। आप स्ट्रैटेजी, जो आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं यूपीएससी के लिए, जो आपकी रणनीति होती है वो सिलेबस के आधार पर होती है। आपकी रणनीति या स्ट्रैटेजी जो बनती है वो सिलेबस के आधार पर आप बनाते हैं कि अब मुझे ऐसे पास करना है, अब मुझे ऐसे ये खत्म करना है, ये टॉपिक इतने दिन में खत्म करना है, सो दैट साल भर में, 1.5 साल में मैं खत्म करके, आम तौर पर मैंने अभी भी कहा सामान्य तौर पर यूपीएससी के सिलेबस को कवर करने में साल से 1.5 साल का, लगभग साल भर का या 1.5 साल का समय तो लग ही जाता है। साल से 1.5 साल लगता है। आप ऑप्शनल की भी बात करते हैं, वैकल्पिक विषय को भी साथ लेते हैं। डन। तो समझ में आ गया कि सिलेबस क्यों महत्वपूर्ण है और उसके साथ साथ हमें क्या जोड़कर पढ़ना होगा। प्रीवियसली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आप सिलेबस केवल पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप गलत, आप डायरेक्शन ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। डन। अब मैं फिर से एक बार बात कर रहा हूं, इस बात को बहुत अच्छे से समझना। जैसा कि मैंने यूपीएससी के एग्जाम के बारे में कहा, सिविल सर्विस एग्जाम में कहा, यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में, जिसको हम लोग, बहुत पॉपुलर है ये एग्जाम, आईएएस का एग्जाम है ना। क्या एग्जाम ये फेमस है? आईएएस का एग्जाम भाई। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं, यहां पर आईएएस के अलावा भी 23 पोस्ट और होते हैं, 22-23 पोस्ट और होते हैं, 22 पोस्ट, टोटल 23 पोस्ट होते हैं। ठीक है, माने ग्रुप ए, ग्रुप बी, अलाइड सर्विस लेकर के देखा जाए तो देखा जाए लगभग 23 पोस्ट होते हैं।
लेकिन हाँ, ये चार में इतना है इसका आईएएस का कि इसको आईएएस का एग्जाम के नाम से जाना जाता है। तो सिविल सर्विस या आईएएस के एग्जाम में जो चरण की बात करते हैं, ठीक है, 3 चरण होते हैं। क्योंकि सिलेबस को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है, एक प्रारंभिक प्री जिसको कहा जाता है, दूसरा मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, है ना, एग्जाम जो है मुख्य परीक्षा, और थर्ड जो होता है और वो है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। साक्षात्कार, ठीक है। इसको पहले समझने पर जोर देना होगा, एकदम अच्छे से समझने पर आपको जोर देना। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इसमें आपको ये एग्जाम एक ही दिन होता है। जनरली ये एग्जाम जो होता है मई में होता है, और मई में जनरली ये सेकेंड वीक ऑफ मई के कोई भी संडे को ये एग्जाम लिया जाता है। रविवार के दिन एग्जाम होता है, 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, 2 शिफ्ट में जनरली 10 से 12, और फिर 2 घंटे का गैप दिया जाता है 2 से 4 के बीच में। यानी 2 पेपर इसमें होते हैं। 2 पेपर कौन कौन सा? एक होता है जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, सामान्य अध्ययन का पेपर होता है इसमें, और दूसरा इसमें जो पेपर होता है वो होता है सी सेट का पेपर, ठीक है ना। सी सेट का एप्टीट्यूड टेस्ट का ये होता है, ठीक है ना, सी सेट का एक पेपर होता है। अब होता क्या है इसमें, जनरली जो पेपर है जीएस का ये भी 200 मार्क्स का होता है और ये भी 200 मार्क्स का होता है, ठीक है, 200 मार्क्स का। और जैसा कि आप लोगों को पता है, फिर से बता दे रहा हूं कि मुख्य परीक्षा लिखने के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना ही पड़ेगा, पास करना ही पड़ेगा, तभी आपको मुख्य परीक्षा लिखने दिया जाएगा, ठीक है। तभी आप मुख्य परीक्षा में आप अपीयर होंगे जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे। डन। फिर प्रारंभिक परीक्षा में भी आपके 2 पेपर हैं, जीएस और सी सेट। अब आपको जीएस में क्वालिफाई करने के लिए या इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले तो सी सेट को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले शर्त यह है कि आप सी सेट क्वालिफाई कीजिए। कितना? मात्र आपको यहां 33% लाना है, मात्र आपको 33% लाते ही आप इसमें क्वालिफाई हो गए। जब आप क्वालिफाई हो गए तब जाकर के आपका जीएस का पेपर चेक होगा, और जीएस में आपके नंबर देखे जाएंगे और क्या वो कट ऑफ में आप आ रहे हैं, कट ऑफ को आप पार कर रहे हैं, कि कट ऑफ को माने 80 कट ऑफ है तो 80 को आप पार कर रहे हैं, 90 कट ऑफ है तो 90 को आप पार कर रहे हैं टोटल नंबर में आउट ऑफ 200, ये देखा जाएगा। याद रखना कि प्रारंभिक परीक्षा जो है यहां पर एमसीक्यू होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ABCD इसमें से कौन सा सही है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है, जो ध्यान देने योग्य बात है कि ये दोनों पेपर सी सेट हो या जीएस, यहां नेगेटिव मार्किंग भी होता है साहब, नेगेटिव मार्किंग भी चलता है 0.33, ठीक है ना। तो यहां नेगेटिव मार्किंग भी चलता है, जो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये पेपर है, ध्यान में जब आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, याद रखना एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि प्री एग्जाम में मान लीजिए आपने टॉप किया, बहुत बढ़िया, तो कोई फायदा नहीं है। आपको प्री एग्जाम जस्ट पास करना है, उत्तीर्ण करना है, टॉप करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब अंतिम रूप से आप क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू के बाद आप क्या करेंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सीट अलॉट किया जाएगा आपके रैंक के अनुसार, आपके रैंक के अनुसार। तो समझना उसमें प्रीलिम्स के नंबर नहीं जोड़े जाते हैं,
उसमें जो जीएस में आपने स्कोर किया, अब जैसे टॉप किया है मैंने, क्या फायदा है भाई? कोई फायदा नहीं है। हालांकि अच्छी बात है, लेकिन ये अंतिम परिणाम में ये नंबर जोड़े नहीं जाएंगे। केवल आपको ये पास करना है, ताकि आप मेन जो है मुख्य परीक्षा, तो मुख्य परीक्षा के लिए जरूरी है आपका प्रीलिम्स पास करना। डन, एकदम सही। यहां समझ में आ रहा है। और ये बात पक्का पता है कि प्रीलिम्स के बाद आप मुख्य, मुख्य के बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद आप क्वालिफाई होते हैं। ठीक है ना, इंटरव्यू के बाद क्वालिफाई होते हैं। कोई भी इसमें एक चरण में आप अगर नहीं हो पाते हैं, जैसे अभी मेंस का रिजल्ट आया, कई बच्चे मेंस का रिजल्ट नहीं क्वालिफाई कर पाए मेंस में, तो अब उनको अगला बार मेंस नहीं देना होगा, उनको फिर से क्या देना पड़ेगा? प्रारंभिक परीक्षा फिर से देना पड़ेगा। एकदम एक एक बात दिमाग में बैठाओ अच्छे से, अच्छे से, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ये वीडियो ज्यादातर वो बच्चे देख रहे हैं जो 11-12 में हैं और अब यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं। तो हर बात उनको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आया एकदम? तो फिर एक ही चरण में आपको पास करना होगा, एक ही वर्ष में पूरे एग्जाम प्रक्रिया को पास करना पड़ेगा। किसी भी चरण में फेल होने पर आपको पुनः फिर से एकदम स्क्रैच से एकदम शुरू करना पड़ेगा, प्रारंभिक परीक्षा से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा जो होता है, टोटल ये 1750 मार्क्स का होता है। 1750 मार्क्स का होता है। अभी मैं इसको और तोड़ूंगा तब समझ में आएगा, लेकिन अभी टोटल मान लो कि टोटल 1750 नंबर का होता है, जिसके आधार पर आपको ये देखा जाता है कि आप क्या इंटरव्यू को क्वालिफाई किए हैं कि नहीं किए हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेंस लिख रहे हैं तो आप इंटरव्यू देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको थोड़े से समझाता हूं फिगर्स में, ताकि आपको समझ में आए। मान लेते हैं जैसे इस बार ऐसे फिगर से समझेंगे तो आप समझ में आएंगे। यूपीएससी ने कहा है कि भाई हम 1129 सीट जारी कर रहे हैं। यूपीएससी ने कहा, समझना, बहुत ध्यान समझना। यूपीएससी ने कहा, ठीक है ना, कि हम 2025 के लिए 1129 सीट जारी कर रहे हैं। अब 1129 सीट में यूपीएससी ने कहा 979 सीट जो है वो सिविल सर्विस के लिए है। तो सर बाकी का 150 सीट, लगभग जो 150 या जो सीट है, बाकी जो बचा हुआ सीट है, तो वो सीट आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की तरफ जाता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को वो एलोकेट किया जाता है। वो अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना चाहते हैं तो, ठीक है, भारतीय वन सेवा। तो 979 सीट है। डन, 2025 में। अभी तो मेंस हुआ है, इंटरव्यू अभी बाकी है। अब इसमें मान लीजिए लगभग जो यूपीएससी में हर साल जो फॉर्म भरे जाते हैं, मानकर चलिए लगभग जो है 8 से 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मिला करके फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक है, याद रखना, दो बातें हैं बहुत क्लियर एकदम। फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि आपने अटेम्प्ट दे दिया, आपका अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं होता है। फॉर्म भरने का मतलब अटेम्प्ट तब माना जाएगा जब आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाए। आप एग्जाम सेंटर में ही नहीं गए तो आपका वो फॉर्म जो भरा हुआ है उसको हम अटेम्प्ट में नहीं काउंट करेंगे। लेकिन वंस यू हैव रीच्ड द एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर का मतलब नहीं हुआ कि सर मैं एग्जाम सेंटर के बाहर खड़ा हुआ तो क्या मेरा अटेम्प्ट होगा, सर मेरा अटेम्प्ट माना जाएगा। नहीं, आप अंदर गए हैं, आपने फॉर्म भरा है, आप भले एग्जाम ना दिए हो, आप छोड़ दिए हो, लेकिन जैसे आपने साइन कर दिया, ठीक है, और आप माने वहां पर आपको उन्होंने वो कर दिया है कि मान्यता दे दिया कि आप ही हैं वो व्यक्ति जो आपकी जांच करके आपके आईडी से और फिर आपसे साइन करवा लिया। इसका मतलब है कि अब आपका अटेम्प्ट माना गया है, आप अटेम्प्ट दे दिए हैं। तो ऐसे लोग जो हैं जो फॉर्म भरते हैं वो 8 से 10 लाख है लगभग। लेकिन जो एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम सेंटर में पहुंच रहे हैं, मतलब बाहर नहीं अंदर तक पहुंच रहे हैं, ये लगभग माना जाता है लगभग 4 से 5 लाख बच्चे ही होते हैं, मुश्किल से 4 लाख 5 लाख। माने मैं 5 लाख तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 4 लाख ही बच्चे मानिए जो एग्जाम सेंटर तक भी जाते हैं। ठीक है ना, एग्जाम देने पहुंचते हैं। हाँ, ऐसे कंपटीशन आधा हो जाता है। ठीक है सर, थोड़ा और बताइए ना इसके आगे। तो मैं बता रहा हूं इसमें सीरियस कितने होते हैं।
4 लाख में भी कुछ बच्चे ऐसे फॉर्म भर दिया, चलो भाई एग्जाम दे करके आते, क्या है, उनको तो यूपीएससी के बारे में पता नहीं है, पूरा नाम भी नहीं पता है, फॉर्म भर दिया। कई ऐसे बच्चे होते हैं। उसमें सीरियस बच्चे जो मानता जाता है वो लगभग 1 लाख ऐसे बच्चे होते हैं जिनको यूपीएससी के बारे में पता है, जिनको इस एग्जाम पैटर्न के बारे में पता है और जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। उसमें से भी 50,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वाकई ही मेहनत किया है, जिन्होंने साल भर पढ़ा है, पूरे सिलेबस को पढ़ा है, कंटिन्यूअस पढ़ा है, कंसिस्टेंट होकर के पढ़ा है। तो आपका कंपटीशन 10 लाख नहीं है, 8 लाख नहीं है, 5 लाख नहीं है, 2 लाख नहीं है, मुश्किल से 50,000 से 70,000 बच्चों के बीच में है। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या हो रहा है? प्रारंभिक परीक्षा में मान लीजिए 5 लाख बच्चे बैठे, तो उसमें से जो सीट एलोकेट है कितना है? 979 सीट है, 979 सीट है। तो प्रारंभिक परीक्षा में जितने बच्चे उत्तीर्ण करेंगे, ठीक है, जितने बच्चे निकाले जाएंगे, एक कट ऑफ रख करके उतने बच्चों को निकाला जाता है, ठीक है ना, जितने बच्चे निकाले जाएंगे, उसके बाद वो बच्चे कहां बैठेंगे? मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। अब मुख्य परीक्षा क्योंकि लेखन शैली का होता है, कितना आपने गहन अध्ययन किया है, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए मुख्य परीक्षा में जितने बच्चे बैठेंगे वो जब क्वालिफाई करेंगे तो जितना सीट है, ठीक है। अब बोलेंगे सर मुख्य परीक्षा में लगभग कितने बच्चे बैठते होंगे? तो आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए 979 सीट है, मतलब मानकर चलिए 1000 सीट है, मान लेते हैं लगभग 1000 सीट, तो जो प्री में क्वालिफाई होंगे बच्चे वो लगभग 14 से 15,000 बच्चों को क्वालिफाई करेगा यूपीएससी। 14 से 15 गुना बच्चों को वो क्वालिफाई करता है। यानी अगर 1000 सीट है, मान लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए, तो अभी गुणा करने बैठ जाएंगे तो लंबा हो, तुम लोग की तरफ मेरा मैथमेटिक्स उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है ना। तो अब बोलोगे सर मेरा बहुत अच्छा है, मैं भी बताता हूं, तो भाई ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव होता तो मैं पूछ भी लेता हूं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं 1000 सीट है, उसका 15 गुना मतलब 15,000, तो 15,000 बच्चे कहां बैठ रहे हैं? मेंस में बैठेंगे, ठीक है। अरे मेंस में जब क्वालिफाई होंगे तो जितना सीट है, 1000 मान लो सीट है, तो उसका लगभग 3 गुना सीट जो होता है, 3 गुना बच्चे क्वालिफाई करते हैं। जैसे देखो ना, इस बार 979 सीट है, तो जो रिजल्ट आया है वो लगभग 2700 समथिंग आया, 2760 62 या 2730 35 लगभग इतना रिजल्ट आया है। तो उसका 3 गुना होता है। यानी इंटरव्यू में जब बैठते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रारंभिक परीक्षा में कितने बैठेंगे? 5 से 6 लाख बैठते हैं। इसमें से मुख्य परीक्षा में लगभग सीट का 15 गुना, जितना सीट होगा उसका लगभग 15 गुना होगा, 15 गुना उसका मल्टीप्लाई बाई 15, और जितने इंटरव्यू के लिए आएंगे वो हो गया मल्टीप्लाई बाई 3 गुना सीट का, जितना सीट है उसका लगभग 3 गुना। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में लगभग 3:1 का चलता है। इसका मतलब है कि 3 बच्चे अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू में पहुंचे हैं, इंटरव्यू दिए हैं, तो संभावना, प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, वो एक बच्चे का सिलेक्शन का है, एक बच्चे का है। 3 में से एक बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा, यूपीएससी को क्वालिफाई कर जाएगा। यानी हर जगह खतरा बना हुआ है साहब। हालांकि खतरा कम होता जाता है, जैसे प्री में सबसे ज्यादा खतरा है, देख लो सबसे ज्यादा खतरा। इसके बाद मेंस में भी खतरा है कि 15,000 से आप सीधे आपको 3,000 में आना है, ठीक है, 2.5 से 3,000 में आना है, और फिर इंटरव्यू में 3:1 खतरा थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन खतरा तो देखिए तीनों में ही है, तीनों में ही बना रहता है। अंत तक आप इस दुविधा में रहते हैं कि मेरा होगा कि नहीं। इसीलिए जब आप इंटरव्यू देकर आते हैं तुरंत अपने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर देते हैं, और करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो तुरंत आपको इंटरव्यू का रिजल्ट मान लीजिए नेगेटिव आया, तुरंत आपको सामने ही आपका 10 दिन 15 दिन बाद ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम पड़ जाता है, ठीक है, महीने भर बाद ही आपका प्रीलिम्स एग्जाम पड़ जाता है, तो महीना 1.5 महीना ही आपके हाथ में बचता है, ठीक है ना। तो आप तब तक नहीं थकते हैं, रुकते हैं, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। डन। तो 1750 मार्क्स का मुख्य एग्जाम होता है, और इंटरव्यू की बात करते हैं तो इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है, 275 मार्क्स का होता है।
जैसा कि मैंने कहा, यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, लेकिन मुख्य परीक्षा जहां आप विषयों का गहन अध्ययन करते हैं, रटते नहीं हैं, आपके पास बहुत सारे तथ्य हैं, भरे पड़े हैं, सर ये, सर वो, सर इतना पता है, सर ये, सर ऐसा, सर वैसा, सब कुछ पता है। नहीं, तथ्य नहीं यहां पर। यहां है कि आप उस विषय को कैसा समझ रहे हैं, आपकी समझ कितनी गहराई में है, कितना आपको व्यवहारिक ज्ञान है विषयों पर, आप सरकार के सुधार को कैसे समझ रहे हैं, आप उसकी चुनौतियों को कैसे समझ रहे हैं। और किसी भी विषय को, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मेंस में कि किसी भी विषय को आप कितना इंटरलिंक कर रहे हैं। जैसे अगर आपसे पूछा गया इकोनॉमी का सवाल, अर्थव्यवस्था का सवाल, तो आप उसको राजनीतिक से कैसे जोड़ रहे हैं, पॉलिटिकल से कैसे जोड़ रहे हैं, आप उसको सोसाइटी से कैसे जोड़ रहे हैं, आप उस मुद्दे को आर्थिक, सामाजिक, है ना, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक कैसे जोड़, इन्वायरमेंट से कैसे जोड़ रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट से भी कैसे जोड़ रहे हैं, और आर्थिक से तो आपको जोड़ना ही है। जब यूपीएससी ये देखता है कि देखो इसकी समझ, देखो कि इसकी समझ केवल इसी सब्जेक्ट में नहीं, ये सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छी समझ रखता है, तो फिर यूपीएससी के लिए आप एक बहुत बेहतर कैंडिडेट मेंस में भी बन जाते हैं। ठीक है, तो आओ बच्चों शुरू करते हैं, फिर मेंस की बात करते हैं, थोड़ा मेंस की बात करते हैं। मेंस की बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि प्रीलिम्स आप पास करने के बाद मेंस का एग्जाम लिखने जाते हैं। नोटिफिकेशन में आपका मेंस का एग्जाम आपका तय, और मेंस का एग्जाम जनरली जो होता है, जैसे मई में अगर प्रीलिम्स हो जाता है तो अगस्त सितंबर महीने में मानकर चलिए, अगस्त सितंबर महीना जो होता है ये मेंस के एग्जाम के लिए होता है, और कंटिन्यू होता है, 2-2 पेपर एक ही दिन में होता है। ठीक है, तो खूब लिखना होता है, लिखने की खूब अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मेंस जो है, मेंस का एग्जाम सबसे बड़ी बात है, पहला तो आपकी लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, लेखन शैली। और ये तो मान लीजिए जिसकी लेखन शैली अच्छी होती है, राइटिंग स्किल जिसका अच्छा होता है, वही यूपीएससी पास कर पाता है। जिसके विचार होते, थॉट्स होते हैं, ठीक है, थॉट्स प्रोसेस अच्छे होते हैं। और ये कहाँ से आता है, ये एक दिन में नहीं आता है कि मैं बता दिया वीडियो में और आ गया। लिखना आना चाहिए, रोज लिखता है। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय बच्चों मैं तुम्हें से बता रहा हूँ, डेली लिखना सीखो, भले 1 पेज लिखो, भले डायरी राइटिंग करो, आज क्या पूरा दिन किया, लिखने की आदत डालो, अपने आप देखना लिखना अच्छा आ जाएगा, बेहतर लिखना आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ो, तो क्या दिक्कत आएगा, भाषा आपकी अच्छी होनी चाहिए। भाषा इन द सेंस, भाषा का मतलब क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे अब बहुत लोग क्लिष्ट लिखना चाहते हैं, कठिन शब्द लिख करके अपना दिखाना चाहते हैं कि देखो हमको कितना बढ़िया पता अपने लैंग्वेज में, कितना हमारा कमांड। नहीं, सिंपल होना चाहिए। मेंस में होना क्या चाहिए, भाषा शैली जो आपकी होनी चाहिए, भाषा वो क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। ठीक है, सरल होनी चाहिए। जो वाक्य हैं आपके, जो वाक्य बनाएंगे आप इसमें, वो साधारण वाक्य होगा। बहुत ज्यादा आप इसमें कठिन वाक्य मत बनाइए, संयुक्त वाक्य मत बनाइए, सिंपल आप छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, जब मेंस आंसर राइटिंग में जो आपको समझ में आना चाहिए, और वो क्योंकि ये तथ्यों का खेल नहीं है, तथ्यों का खेल प्रीलिम्स में था, रट्टाफिकेशन प्रीलिम्स में था। मेंस में क्या है, आपको उस विषय के बारे में, विषय की जो है, विषय की क्या होनी चाहिए, गंभीर जानकारी, मतलब इसको बोला जाए डीप नॉलेज, डीप नॉलेज होना चाहिए। डीप नॉलेज होगा तभी आप उसके बारे में बेहतर लिख पाएंगे, आप बेहतर लिख पाएंगे, उससे संबंधित विषयों को आपस में जोड़ पाएंगे। तो ये मेंस की आंसर, और मेंस का आंसर राइटिंग ही। क्यों मेंस का आंसर राइटिंग, क्योंकि टोटल मेंस का एग्जाम आपका कितना का होता है, 1750 मार्क्स का होता है। 1750 मार्क्स का आपको क्या होता है, टोटल मेंस का एग्जाम होता है। और मेंस की बात करें, मेंस की बात करें तो नेक्स्ट में हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरे में। मेंस की अगर बात करें तो मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर होते हैं। ठीक है, याद रखना, कुल कितने पेपर होते हैं, 9 पेपर होते हैं। तो 9 पेपर में इसको 2 भागों में बांटते हैं। इसमें 2 पेपर जो हैं आपके, 2 पेपर ये क्या होते हैं, क्वालिफाई पेपर होते हैं।
दो पेपर को आपको केवल क्वालिफाई करना है। और ये जो दो पेपर होते हैं ये 300 मार्क्स के होते हैं। ये 300 मार्क्स के होते हैं जिसको बस आप केवल और केवल क्वालिफाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो ये कौन से पेपर होते हैं? दो पेपर। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, तो ये दो पेपर में एक पेपर जो कंपलसरी आपका होता है इंग्लिश का। मैं अंग्रेजी की जगह इंग्लिश लिख रहा हूं क्योंकि वो इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश मतलब अंग्रेजी। तो इंग्लिश पेपर जो है ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, आपको इसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। याद रखना, थोड़ा सा अंग्रेजी इसीलिए बोलते हैं हल्का पढ़ो, भले इंग्लिश पेपर ही पढ़ो, नहीं तो वही होगा कि पूछा क्या, पूछा टेररिज्म, इंडिया में टेररिज्म के बारे में, और आप लिखकर आ गए टूरिज्म, या पूछा टूरिज्म के बारे में, पर्यटन के बारे में, और आप उसको टेररिज्म लिखकर आ गए, तो हो गया सत्यानाश सारा पूरा मेंस। तो इसीलिए थोड़ा अंग्रेजी पढ़ना होगा, ठीक है। और फिर एक क्या होगा, भाषा। भाषा पर जरूरी नहीं वो हिंदी भाषा हो, वो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल, अनुसूची में कोई भी भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है आप उसको शामिल, गुजराती हो सकता है, हिंदी हो सकता है, अन्य कोई भाषा हो सकता है जिसमें आप उस पेपर को लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको उसको क्वालिफाई करना होगा। आप हिंदी भी उसी में आता है तो आप उसको क्वालिफाई करेंगे। तो ये दोनों पेपर क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। मार्क्स किसके जुड़ेंगे? जो बचे हुए 7 पेपर हैं, जो बचे हुए 7 पेपर हैं इसके मार्क्स जुड़ेंगे आपके, ठीक है। तो ये 7 पेपर क्या है, ये 7 पेपर क्या है, इसको भी थोड़ा सा 2 भागों में बांट लेते हैं। 7 पेपर को भी 2 भागों में बांट लेते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं सिंपल गणित कि 7 पेपर है और हर पेपर 250 मार्क्स का है। हर पेपर कितने मार्क्स का है? 250 मार्क्स का इच है प्रत्येक पेपर। तो 250 को 7 से गुणा कर दो, अपने आप देख लो आंसर मिल जाएगा 1750 मार्क्स। चलो बच्चों 3 बार 1750 मार्क्स, ये पता होना चाहिए 1750 मार्क्स। अब ये जो 7 पेपर हैं इनमें से जीएस है, ठीक है, इनमें से इसको हम एक काम करते हैं, जीएस जिसमें 5 पेपर हैं, जीएस के 5 पेपर हैं, निबंध भी इसी में मान लेते हैं, जीएस में ही मान लेते हैं, निबंध को इसी में मान लेते हैं। और दूसरा ऑप्शनल होता है, वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इसके 2 पेपर होंगे, 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2, एक ही दिन होगा, एक ही दिन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 ऑप्शनल, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शनल के वैकल्पिक विषय के 2 पेपर होंगे। जैसे अब ऐसा नहीं कि यहां 2 पेपर लिखा तो 2 अलग अलग वैकल्पिक विषय के सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है, सब्जेक्ट एक होगा। पहले 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे लेकिन अब एक सब्जेक्ट ही रखा गया है। तो जैसे आपने मान लीजिए हिस्ट्री लिया है, वैकल्पिक विषय, हिस्ट्री ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं, फिर भाषा में भी जा सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, ऐसे भी ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, सोशियोलॉजी भी ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, PSIR भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने मान लीजिए हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री का 2 पेपर होगा, हिस्ट्री 1 हिस्ट्री 2, हिस्ट्री 1 हिस्ट्री 2। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का 2 पेपर होगा, ज्योग्राफी 1 ज्योग्राफी 2 पेपर, ठीक है। सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी में भी 2 पेपर होगा, ज्योग्राफी 1 सोशियोलॉजी 1 सोशियोलॉजी 2, डन। अब जो जीएस पेपर है आपका, जो जीएस पेपर है ध्यान से समझना, जीएस पेपर का 5 जो 5 है, ठीक है ना, इसके बारे में बात करते हैं। जीएस पेपर जो मैंने कहा कि 5 पेपर होते हैं, कितने पेपर है? 5 पेपर होते हैं, ठीक है ना। अब जीएस 5 पेपर में कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं? कैसे क्लासिफाई? एक होता है निबंध का पेपर, निबंध का पेपर होता है, ठीक है। और निबंध का पेपर जिस दिन होगा, जिस दिन आप निबंध का पेपर लिखने जाएंगे, ठीक है, आप देखिएगा कि निबंध में आपको दिया हुआ निबंध है, उसमें क्या होगा, ग्रुप ए 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी, 2 ग्रुप में रहेगा निबंध। एक ग्रुप में मान लीजिए
3 या 4 निबंध होंगे लगभग, इसमें मानकर चलिए 4 निबंध इसमें होंगे और इसमें 4 निबंध होंगे, 4 निबंध लगभग इसमें होंगे, और दोनों में से आपको एक एक चुनना पड़ेगा, अनिवार्य है। मतलब एक ही ग्रुप में आप दोनों नहीं लिख सकते हैं कि आप ग्रुप ए में ही आपको मजा आ रहा है, अरे 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 ये तो मेरे में पड़ा हुआ, अरे ये तो मैं कर लूंगा, तो आपने मार ग्रुप ए में ही 2 निबंध लिख लिया, क्योंकि 2 निबंध आपको लिखने हैं, उसमें 2 निबंध लिखने हैं 125 मार्क्स के, ये भी 250 मार्क्स का होता है, ये भी कितने मार्क्स का, 250 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। लेकिन आपने एक ही ग्रुप में दोनों निबंध लिख लिया और आ गया, बोला क्या धांसू पेपर, निबंध पूछो सबसे बढ़िया गया मेरा निबंध। अच्छा कौन से 2 निबंध लिखे भाई, तो दिखाया ग्रुप ए में ही दोनों निबंध, अरे पागल क्या लिख कर आ गया, अरे बाबा इसमें से एक निबंध लिखना था, एक निबंध ग्रुप बी में से लिखना था, तो 2 निबंध ऐसे लिखना होगा तब वो क्वालिफाई होगा, ठीक है, माने क्वालिफाई इन द सेंस तब आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो क्या होगा, अब बोलोगे सर अगर मैं एक ही में 2 निबंध लिख कर आ गया तो यूपीएससी कुछ नहीं करेगा, दोनों में से कोई एक निबंध काट देगा, एक निबंध को काउंट करेगा और एक ही निबंध के आपके नंबर देगा, दूसरा निबंध तो काट ही देगा, कोई नंबर ही नहीं देगा। अब चयन माने हो सकता है यूपीएससी इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कर सकता है, लास्ट इन लास्ट आउटपुट कर सकता है, मतलब क्या हुआ, फीफो या लीफो क्या है, यहां यूपीएससी हो सकता है पहला निबंध आपका काट दे और दूसरा निबंध करे, और हो सकता है दूसरा निबंध काट दे पहला निबंध रखे, लास्ट इन लास्ट आउट, ठीक है ना। तो ये अब आप बोलेंगे सर मैंने तो बहुत अच्छा पहला निबंध लिखा, तो कोई जरूरी नहीं है, तो क्या फायदा, इस बात को समझ कर रखिए कि दोनों निबंध आपको लिखने हैं, इसमें 2 निबंध यहां निबंध हो गया। इसके अलावा जो जीएस का पेपर है बच्चों, ये जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, और हर पेपर जो है ये 250 मार्क्स का होता है। इच का मतलब क्या हो गया, हर पेपर जो है, हर पेपर हर पेपर जो है वो 250 मार्क्स का होता है। डन। और सबसे बड़ी बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखो कि हर पेपर जो है, ठीक है ना। यहां पर जीएस 4 में थोड़ा सा मैं इस बात को लेकर के चलता हूं, क्योंकि वहां पर आपको केस स्टडी भी देखने होते हैं, ठीक है। तो आप मानकर चलिए कि जो पेपर होते हैं इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन, 20 सवाल होते हैं, और जिसको आपको 3 घंटे में लिखना हो, 3 घंटे में लिखना होता है। सर ये 20 सवाल, तो बच्चों उसी हिसाब से पेपर बनाया गया है जिसमें 20 सवाल आप ना लिख पाए। तो ऐसा नहीं है, लिखते हैं, और जो बच्चे लिखते हैं 20 सवाल वही पास होते हैं इंटरव्यू। कैसे सर, इसमें कुछ 150 शब्द के लिखने के लिए आते हैं, 3 तरह के सवाल आते हैं, देखना जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 में 3 तरह के सवाल आ सकते हैं। क्वेश्चन जो है, सवाल है, वो 3 तरह के पूछे जा सकते हैं। सवाल बात करें, क्वेश्चन जो आते हैं उनकी प्रकृति, एक तो होता है 150 शब्द में लिखो, एक होता है कि 200 शब्द में लिखो। जो 150 वाला होता है ये 10 मार्क्स का होता है, ये 10 मार्क्स का आता है। 200 वाला जो होता है ये 12.5 नंबर का आता है। कितना का आता है, 12.5 मार्क्स का आता है। और एक 250 शब्द में लिखने आता है, 250 शब्द में, और ये 15 मार्क्स का। तो 3 तरह के सवाल होते हैं, लेकिन इसी तरह के सवाल मिलाकर के टोटल 20 सवाल होते हैं जो आपको 3 घंटे में लिखने होते हैं। एकदम क्लियर। जीएस 4 जो है वो आपका एथिक्स का होता है, एक ही पेपर है आपका एथिक्स या नीति शास्त्र का, और इसमें केस स्टडी भी होता है। इसमें जो होता है केस स्टडी भी होता है, आपको केस स्टडी करना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पेपर फॉर सिलेक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो बहुत स्कोरिंग भी है। तो 4 पेपर हो गए, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। ऊपरी रूप में मैं अगर बात करूं, तो जीएस 1 जो पेपर होता है इसमें जनरली जो है आर्ट एंड कल्चर होता है। कौन कौन से सब्जेक्ट अगर बात करें ऊपरी रूप में, हिस्ट्री होता है, इसमें ज्योग्राफी होता है, ठीक है ना, ज्योग्राफी इसी में ही होता है। कौन, जीएस 1 पेपर में।
जबकि अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी मतलब पॉलिटी है राज्य व्यवस्था, या अगर हम बात करते हैं सोशल इशू की बात करते हैं, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें, तो वो GS2 में दिखाई देता है। डन। GS3 में बात करते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था, मुस्कुराहट मिले इसलिए क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है ये, तो भारतीय अर्थव्यवस्था है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसमें, फिर आपदा प्रबंधन भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है, लगभग 5 पेपर इसमें भी होता है। और GS4 पूरी तरह से एथिक्स पर होता है, पूरी तरह से एथिक्स पर होता है। एकदम क्लियर, फिर से बोल दे रहा हूं, दिमाग में बैठाओ, दिमाग में बैठाओ, दिमाग में। GS1 का जो पेपर होता है वो आर्ट एंड कल्चर का होता है, हिस्ट्री होता है इसमें, और ज्योग्राफी मुख्य रूप से, और भी है लेकिन ये मुख्य रूप से। लेकिन अगर बात करें ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, याद रखना वो GS3 में होता है। GS2 में अगर बात करें तो पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था है, सोशल इशू है, आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, तो वो GS2 का भाग बनता है। ठीक है। फिर GS3 में इंडियन इकोनॉमी है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है ना, या आपदा प्रबंधन है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये GS3 में। और GS4 में पूरी तरह क्या होता है, एथिक्स का भाग होता है। एकदम क्लियर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब कुछ बच्चे यहाँ जरूर लिख रहे होंगे या लिखना चाहेंगे, तो मैं उनको समझा रहा हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, सोर्स क्या होगा, कैसे आप पढ़ेंगे, किन किन एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, इन सब पर मैं बात करूंगा, सब पर बात करूंगा। एक एक ही वीडियो में सब डालूंगा तो हाँ बोर हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा करके आपको तैयार करना है, एकदम पूरी तरह से आप यूपीएससी के लिए हर नॉलेज को आपको देना है, डिलीवर करना है। तो उस पर भी बात करेंगे, एक वीडियो उस पर भी होगा कि कौन कौन से हमें एनसीईआरटी पढ़ने चाहिए, एक वीडियो उस पर भी होगा कि सर हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें कहां से शुरुआत करनी चाहिए, फिर एक वीडियो इस पर भी होगा कि सर जो आईएएस के रैंक हो रहे हैं उसमें, या आईपीएस के, इनके सैलरी क्या क्या होती है, हर तरह के वीडियो पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, हर प्रकार की बात जो यूपीएससी की तैयारी में जरूरी है, हम लोग हर चीजों पर फोकस करेंगे और बात करेंगे, चर्चा करेंगे। एकदम निश्चिंत रहो, एकदम निश्चिंत रहो। आप जुड़ गए ना, सब्सक्राइब हो गए ना, हमारी जिम्मेदारी आपको उस लायक बना देना कि अब मैं तैयार हूं। ठीक है, अब मैं तैयार हूं, अब मुझे बस इस एग्जाम के प्रोसेस में आना है। ठीक है, चलो अब हम अगर सिलेबस की बात करें तो आओ, चलो पहले सिलेबस की सीधे सीधे बात करने शुरू कर देते हैं। तो अगर प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करते हैं, जैसा कि प्रीलिम्स माना जाता है ना, प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में मैंने सब बताया, जीएस का पेपर में आपको 2 घंटे की अवधि दी जाती है, एमसीक्यू होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है, और उसमें क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं, सिंपल आपके जो लिखा हुआ है, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की सामयिक घटनाएं, करंट अफेयर, आपको करंट अफेयर जरूर पढ़ना है। ठीक है, जनरली ये करंट अफेयर आप जब पढ़ते हैं तो होता क्या है, मई में प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, पेपर जो है इसका बन जाता है मार्च में इसका पेपर बन जाता है। ठीक है, मान लीजिए 2026 का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कई बच्चों का सवाल होता है कि सर करंट अफेयर कितना पढ़ना चाहिए, लेकिन पहले मैं बता दे रहा हूँ कितना कहाँ से तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो मार्च में एग्जाम खत्म, माने मई में अगर पेपर हो रहा है तो मार्च में पेपर बन जाता है। तो इसका मतलब है आप मान कर चलिए 1 अप्रैल से लेकर के अगले मार्च तक का जितना करंट अफेयर है 1 साल का, अगर आप अगले साल एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसको जरूर पढ़िए, जरूर से जरूर पढ़ना है आपको। ठीक है ना, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए समझ। ऐसे तो देखा जाए यूपीएससी का कोई वो नहीं है कि 2 साल पहले का भी करंट अफेयर उठा लेता है, लेकिन ये जरूरी है कि अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, अगले साल का 31 मार्च, वही फाइनेंशियल ईयर, आप इसके करंट अफेयर को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, कभी कभी न्यूज़ क्या होता है अप्रैल में आ रहा होता है, लेकिन यूपीएससी चूंकि उसको तो सब कुछ पता है कि गवर्नमेंट का ये मामला है, ये तो पक्का पास होगा, तो वो अप्रैल में लास्ट में न्यूज़ आ रहा है, मई के फर्स्ट वीक में आ रहा है, लेकिन वो देखिए एग्जाम में दिख जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी को मार्च में ही पता लग जा रहा है। तो कुछ ऐसी घटना अगर हो रही तो उसको भी ध्यान में रखिए, कुछ अगर ऐसी हो रही, कुछ नया, कोई बहुत बड़ा बिल उल पास हो रहा है तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। फिर है भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। अभी केवल सिलेबस को देखो,
फिर बाद में सिलेबस का भी हम लोग डीएनए करेंगे, हम लोग ये भी बाद में समझेंगे कि इतिहास में भी क्या क्या पढ़ना है, प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है, हर चीज का हम लोग डीएनए करेंगे, ठीक है ना, बाद में अलग अलग वीडियो में। फिर भारत एवं विश्व भूगोल, जिसमें भारत और विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ठीक है। जनरली यहां पर देखा जा रहा है आजकल यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पर और इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर ज्यादा फोकस, हालांकि फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में 3 मुख्य पार्ट से क्वेश्चंस दिखाई देता है, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। यूपीएससी आजकल देख रहे हैं, एक काम कर रहा है कि ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी में अगर मान लीजिए उसको 12 सवाल पूछना है तो 4 सवाल फिजिकल ज्योग्राफी का पूछ रहा है, 2 सवाल मैप का पूछ रहा है, मैप के बिना तो काम ही नहीं होगा, मैप 2-3 सवाल अगर मैप का पूछ रहा है तो फिर वो ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी को भी उठा रहा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए। फिर भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधित मुद्दे। इसके लिए अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी में सिंपल आपको संविधान में कौन कौन से जो हमारा कानूनी प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक का अधिनियम, उसको आपको पढ़ना है, कौन कौन से सुधार हुए हैं। फिर नागरिकता के बारे में, फिर उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, फिर फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, नीति निश्चक तत्व, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, फिर कार्यपालिका पढ़ते हैं, कार्यपालिका में भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना, फिर न्यायिक प्रक्रिया पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप प्रीलिम्स में जरूर पढ़ते हैं। प्रीलिम्स में, मेंस का एग्जाम सिलेबस एकदम डिफाइंड है, लेकिन प्रीलिम्स में ये बात है क्योंकि यहां से क्वेश्चन, फिर स्थानीय प्रशासन, शासन जो है, नगर पालिका, पंचायती राज, यहां से भी सवाल खूब पूछे जाते हैं। फिर आता है इकोनॉमिक्स में आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल, आदि। यहाँ आदि का मतलब बहुत है क्योंकि आप बैंकिंग पढ़ते हैं, आरबीआई पढ़ते हैं, ठीक है ना, आप राष्ट्रीय आय पढ़ते हैं, तो ये तो कहीं सिलेबस में लिखा हुआ नहीं कि प्रीलिम्स में यहीं से सवाल आ रहे हैं ज्यादा, ठीक है, सवाल यहीं से आ रहा है। लेकिन इसका मतलब है कि यहां पर हर मुद्दे पर बात करने के लिए, आर्थिक सामाजिक दोनों मुद्दे पर आपको बात करना है। फिर पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम परिवर्तन संबंधित मुद्दे, जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यकता नहीं है, और सामान्य विज्ञान, विज्ञान भी सामान्य विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब बात आता है इंपॉर्टेंट, यहां पर अभी मैं सोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंट बात ये कर रहा हूं कि सर किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन हो सकता है प्रॉब्लम। तो ऐसा कोई यूपीएससी का कोई माने फिक्स पैटर्न नहीं है, फिक्स पैटर्न नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि यूपीएससी ने मान लीजिए इस बार इकोनॉमी से 18 क्वेश्चन पूछा, तो अगली बार हो सकता है केवल 5 ही क्वेश्चन पूछे, केवल 5 क्वेश्चन पूछे। इतिहास में 5 पूछा तो अगला बार हो सकता है 20 क्वेश्चन पूछे। लेकिन हालांकि 5 साल 6 साल के अगर आप लगातार 10 साल के अगर आप पैटर्न को देखेंगे यूपीएससी के, तो मुख्य रूप से देखिए, मुख्य रूप से इतिहास के सवाल, ज्योग्राफी के सवाल, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में, ठीक है, अच्छे खासे सवाल पूछ रहा है। साइंस की जगह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, इकोनॉमी में बहुत सवाल पूछ रहा है, और करंट अफेयर, मतलब इन्हीं से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर में सवाल। तो ये अगर आपने तैयार कर लिया अच्छे से, हिस्ट्री को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, खासकर हिस्ट्री में देखा जा रहा है, पहले तो केवल मॉडर्न से पूछता था, लेकिन आजकल देखा जा रहा है, अभी पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूं, एंशिएंट और मेडिवल से भी काफी सवाल हो रहे हैं, ठीक है ना, एंशिएंट और मेडिवल से बहुत सवाल पूछ रहा है। तो हिस्ट्री अगर हो गया, फिर उसके बाद में ज्योग्राफी में मैप से भी सवाल आपको पूछना है। तो जब भी कोई घटना घट रहा है तो उसके मैप पॉइंटिंग जरूर कीजिए साथ में। तो मैप को पढ़ना अच्छे से। ज्योग्राफी में आपको अच्छे से फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जहां आप मानसून पढ़ रहे हैं, आप तापमान पढ़ रहे हैं, आप फिर उसके बाद में जलवायु में किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, फिर आप चट्टान पढ़ रहे हैं, मृदा पढ़ रहे हैं, ये सब जो टॉपिक है, हीट बजट पढ़ रहे हैं, ये सारे टॉपिक है। किस तरह से जो समुद्री प्रवाह या जल प्रवाह जो हो रहा है उसको आप पढ़ रहे, तरंगे पढ़ रहे हैं आप। तो ये सब जितना टॉपिक है, जितने टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, ये फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। लेकिन उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर बहुत ध्यान देना होगा, पारिस्थितिकी, ठीक है ना, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर आपको ज्यादा, पर्यावरण पारिस्थितिकी पर ज्यादा ध्यान देना होगा, जहां से आजकल देखा जा रहा है अधिकांश सवाल पूछ रहा है।
ठीक है, जैसे COP29 क्या हो रहा है सम्मेलन में, COP30 में क्या होने की आशंका है, फिर उसके बाद में सरकार सतत विकास के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, हरित विकास, हरित पर्यावरण, या सरकार हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है। फिर साइंस एंड टेक में जितने कुछ हो रहे हैं, स्पेस से रिलेटेड हो रहा है, फिर अभी इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है उसमें कई चीज़ें बहुत फेमस हुई हैं, तो उसको वार से संबंधित, स्पेस से संबंधित, जीन से संबंधित, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, एआई तकनीक से संबंधित आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में समझना पड़ेगा। इकोनॉमी में आपको बैंकिंग में समझना होगा, आपको आरबीआई समझना होगा, आपको नेशनल इनकम समझना होगा, आपको इन्फ्लेशन समझना होगा, आपको एक्सचेंज रेट समझना होगा, ठीक है, विनिमय दर को लेना होगा, फिर भुगतान संतुलन को लेना होगा, जो प्रीलिम्स में मुख्य रूप से ये सब सवाल पूछे जाते हैं। सरकार के कार्यक्रम योजनाएं क्या हैं, ठीक है ना, उनको लेना होगा। तो ये मुख्य रूप से माने जाते हैं। तो आपका प्रीलिम्स का टॉपिक एकदम तैयार, और प्रीलिम्स में आप स्कोर के लिए तैयार हो जाते हैं जीएस में। फिर यहाँ पर सी सेट, जो कि मैंने पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सी सेट की बात करें तो यहाँ पर आप सी सेट में जनरली आपको देखा जाता है रीजनिंग क्या क्या है टॉपिक, अगर देखा जाए बोधगम्यता होता है, संचार कौशल, सही तंत्र, तार्किक कौशल, विश्लेषण, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन और उनके संबंध विस्तार क्रम, आंकड़ों का निर्वचन, पर्याप्तता आदि 10वीं क्लास के स्तर में होता है। मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं, अगर आप सी सेट का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसमें मुख्य रूप से आपको रीजनिंग एंड लॉजिकल आपको समझना पड़ेगा, आपको डिसीजन मेकिंग वाले सवाल को देखना होगा, कॉम्प्रिहेंशन, मुख्य रूप से कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा नहीं कि एक कॉम्प्रिहेंशन पूछा 4 क्वेश्चन होगा, एक कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक ही सवाल होगा उस पर, और उसको आपको पूरा अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे तभी उसका उत्तर, और मैथ्स होता है मुख्य रूप से। तो अगर मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपका मैथ्स ठीक नहीं है तो तब भी ऐसा नहीं है, आप कॉम्प्रिहेंशन, रीजन और रीजनिंग और लॉजिकल अगर आप करके आप इस एग्जाम को क्या कर सकते हैं, सी सेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। हालांकि मैं तो यही आपको सलाह दूंगा कि मैथ्स को भी मत छोड़िए। जैसे मैथ्स में नंबर सिस्टम से जरूर सवाल पूछेगा, नंबर सिस्टम से उसके सवाल बहुत होते हैं, हालांकि सवाल के स्टैंडर्ड थोड़े हाई होते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम हुआ, प्रोबेबिलिटी से सवाल आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सवाल आता है, टाइम, ठीक है, वर्क टाइम से आता है सवाल। तो ये जो 3-4 टॉपिक मुख्य मैं आपको बता रहा हूं, जनरली यहां से सवाल देखे जा रहे हैं मैथ्स के, तो इसको जरूर कीजिए, ठीक है ना। कैलकुलस उलकुलस नहीं आता है, इसमें नहीं आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका सी सेट का पेपर होता है, सी सेट को आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद हम लोग मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर इसकी बौद्धिक गुण और उसके गहन ज्ञान का आकलन होता है, कि वह सूचना के भंडारण और स्मृति शक्ति का, स्मरण शक्ति का आकलन नहीं किया जाता है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, गहन ज्ञान को देखा जाता है, कितना आप उस टॉपिक को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं मानकर चलता हूँ कि सीधे सीधे सिलेबस प्रश्न पत्र 1 में आते हैं, तो प्रश्न पत्र 1 में क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है। प्रश्न पत्र 1 में तो हमें पता है निबंध है, निबंध होता है प्रश्न पत्र 1 में, बात कर लिया था मैंने निबंध की, कि 2 निबंध होते हैं और दोनों निबंध अच्छे निबंध होते हैं। कि अगर बात करें कि इस निबंध के, तो जो निबंध पूछा गया है आपको उसको लिखना होता है, और आप जब लिखेंगे तो ये ध्यान में रखना होता है कि आप निबंध के आसपास ही रहें ठीक है। और बहुत व्यवहारिक निबंध आते हैं, ज़्यादातर निबंध आजकल जो पूछे जा रहे हैं वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं नीति शास्त्र से भी जोड़कर पूछा जा रहा है, कई निबंध ऐसे हैं जो हिंदी साहित्य से भी जोड़कर पूछा जा रहा है, आर्थिक सामाजिक स्थिति को समझकर कई निबंध पूछा जा रहा है। तो निबंध को हमें उसी हिसाब से जोड़कर पढ़ना होगा, और ये हो जाता है तैयारी अगर आप जैसे आप रेगुलर पत्रिका पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, रेगुलर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो आप निबंध लिखने की स्थिति में होते हैं, आप आराम से लिख लेते हैं, ठीक है, वो स्थिति नहीं आती है। डन। फिर प्रश्न पत्र 2 में बात करें, GS2 की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए वहां पर ऐसा कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि सर आपने तो यहाँ कुछ और बताया था, GS1 GS2, यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं पहले बता दे रहा हूँ कंफ्यूजन ताकि ना रहे। ये देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, GS4 5 पेपर, अगर मैंने बोला कि 5 पेपर होते हैं तो वो कर रहा है GS1 इसको, GS2 GS3 GS4 और ये GS5 हो गया। एक्चुअल में ये GS4 है, लेकिन इस हिसाब से इस क्रम में देखा जाए तो GS5 का पेपर हो रहा है, ठीक है। तो और ये GS2 हो रहा है, लेकिन हम लोग अगर बात करें तो GS1 का ही पेपर है। तो आते हैं फिर GS2 के पेपर में देखते हैं, ठीक है ना।
GS2 के पेपर में मैंने जैसा बताया कि भारतीय विरासत, कला और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्या क्या है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। आपको मेंस के लिए सबसे अच्छी बात है कि आप जो है पॉइंट, आप पॉइंट टू पॉइंट तैयार करके बैठ जाइए, बस आपका काम हो जाएगा। मेंस में सबसे अच्छी बात यही है कि पूछेगा तो वहीं से उठा उठा के सवाल पूछेगा, ठीक है। हालांकि एक दो सवाल करंट वरेंट से जोड़ करके पूछ लेगा, नहीं तो यहीं से आप कोई भी साल का उठाइए, देखिए आपको इसी में से मिल जाएगा। फिर 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारत का इतिहास, संपूर्ण महत्वपूर्ण घटना, व्यक्तित्व और विषय, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, माने आपको केवल आजादी से पहले नहीं, अब आजादी के बाद का भी बात करना है। फिर विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन शास्त्र जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे और उनके रूप में समाज पर उनका प्रभाव। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, तीन बातें देखो, कला और संस्कृति और मॉडर्न इतिहास को ज्यादा देख रहे हैं, कला और संस्कृति को देख रहे हैं, और तीसरा हम देख रहे हैं विश्व का इतिहास, ठीक है। तीसरा क्या देख रहे हैं, विश्व का इतिहास। विश्व का इतिहास से सवाल आप देखिए मुश्किल से एक होता है, मुख्य रूप से आपको मॉडर्न और कला और संस्कृति और मॉडर्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और यूपीएससी अभी जो है कला और संस्कृति पर बहुत ज्यादा फोकस होता है, ठीक है। तो कला और संस्कृति पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है ना। फिर अगर बात करते हैं और उसी में आगे बढ़ते हैं तो भारतीय समाज की मुख्य विशेषता और भारत की विविधता, ठीक है। जैसे एक बार पूछ लिया, एक सवाल है कि गिग इकोनॉमी में महिलाओं की भागीदारी बताइए, ठीक है, या फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये भारतीय समाज से जुड़ा हुआ है। महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या और संबंध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण और उनकी समस्या और उनका रक्षोपाय, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन, इसको आप इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं और यहाँ भी पढ़ रहे हैं, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, इसको आप लोग पॉलिटी में भी पढ़ रहे हैं। विश्व देख रहे एक दूसरे से जुड़ा जुड़ा एकदम दिखेगा। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता, अब हम भूगोल की बात करने लग गए हैं। फिर विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए, ठीक है ना, इसको भी विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, आप इसको इकोनॉमी में पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण, या आप फिजिकल ज्योग्राफी में ऑलरेडी प्रीलिम्स में पढ़े होते हैं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत और हिमावरण आदि, वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रकार। मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको प्रीलिम्स में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। तो जब भी आप प्रीलिम्स में टॉपिक ले रहे हैं, मान लीजिए आपने भूकंप पढ़ा, अब आपको पता है कि भूकंप से सवाल प्रीलिम्स में भी आता है, ठीक है ना, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, मान लीजिए इससे सवाल प्रीलिम्स में आता है, ठीक है। तो ये तो हुआ प्रीलिम्स का सवाल। अब भूकंप के लिए कौन कौन सी स्थिति जिम्मेदार, कौन कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं, तो ये हो गया मेंस का सवाल हो गया। तो आप प्रीलिम्स या भूकंप की स्थिति को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, या आपदा प्रबंधन में हो गया। तो आपको अपने तैयारी को इतना विस्तृत करना होगा, सोच को इतना विस्तृत करना होगा। ऐसा नहीं कि आप पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, पहले मैं भूकंप पढ़ लूं, भूकंप में एपिसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, आप उसमें पढ़े हुए हैं, ठीक है, आप पढ़ लिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आप जान गए कि ये भूकंप का बेसिक चीज है, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स आप पढ़ लिए। बढ़िया, भूकंप को जानने के लिए या मापने के लिए हमारे पास, ठीक है, क्या यंत्र हैं, या क्या भूकंप को हम पता लगा सकते हैं, जैसे कोई पता नहीं लगा सकता है, कोई पैमाना तो होगा पता लगाने का, तो कैसे, ठीक है। तो ये हो गया। अब भूकंप का क्या प्रभाव पड़ेगा, भूकंप आने के कौन कौन से कारक होते हैं, जैसे प्लेट टेक्टोनिक भी कारण हो सकता है। प्लेट माने प्लेट्स जो हमारे मूवमेंट कर रहे हैं, यानी जिनका डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस हो रहा है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो हो रहा है प्लेट्स में, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो हो रहा है, तो उससे भी भूकंप आता है, ठीक है, उससे भी भूकंप आता है। फिर हम लोग जानते हैं रेड जोन एरिया क्या होता है, कई चीजें ऐसे जो भूकंप से रिलेटेड है। तो उसमें हमें, जब हम भूकंप पढ़ रहे हैं तो हमें प्रीलिम्स, मेंस
और साथ में अगर वो आपदा प्रबंधन से भी जुड़ा हुआ है तो हम तीनों की तैयारी एक साथ करते हैं। यानी आपकी तैयारी समग्र रूप से होनी चाहिए, अलग अलग से तैयारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे टॉपिक को आपको क्लियर करके चलना है अपना। डन। फिर अगर बात करते हैं 20 सवाल आपके इसमें से आए और उस 20 सवाल 250 मार्क्स के आपके होंगे, जो कि 150 शब्द, 200 शब्द और 250 शब्द के होंगे, यानी 10 मार्क्स, 12.5 मार्क्स और 15 मार्क्स के होंगे। फिर आता है प्रश्न पत्र 3 की बात करें तो इसमें देखो क्या क्या है। मैंने जैसे बताया था कि पॉलिटी होता है, सामाजिक न्याय होता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है, 3 मुख्य रूप से। तो भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। और क्या होता है? बुनियादी संरचना, ठीक है, बुनियादी संरचना, ठीक है ना। तो अब ये देखो, ये आप ऑलरेडी प्रीलिम्स में पढ़ रहे होते हैं, तो प्रीलिम्स में जब पढ़ रहे हैं तो आप देखिए मेंस के टॉपिक से कैसे मिल रहा है। संघ एवं राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियां, वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। वहां पर आप फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, वहां पर आप ज्यादातर क्या करें, तथ्यों को ले रहे हैं, यहां पर उसका गहन विश्लेषण कर रहे हैं। वहां पर आप पढ़ रहे हैं केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है, वित्तीय संबंध अगर बात करें तो वो कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है, कौन से अनुच्छेद में है, वित्त आयोग क्या है, वित्त आयोग का गठन कैसे होता है, ये सब हो गया प्रीलिम्स की जानकारी। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं कि वित्तीय संघवाद क्या है और कैसे ये केंद्र और राज्य के बीच में, आप देखिए वित्तीय संघवाद में दरार के कारण आ गए हैं, बहुत सारे दरार आ गए हैं। जैसे जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को लेकर के दरार हो गया है, जैसे सरकार उपकर और अधिभार को लेकर के दरार आ गया है, जैसे ऑफ बजट बोरोविंग को लेकर के दरार आ रहा है। ये करंट में न्यूज में चल रहा है चारों तरफ। तो आप क्या देख रहे हैं? आप उसका विश्लेषण कर रहे हैं न्यूज को देख करके। तो दोनों बातों का ध्यान रखना होगा आपको, 2 क्या 3 बातें। पहला आपको प्रीलिम्स और जो टॉपिक मेंस से जुड़ा हुआ उसका विश्लेषण, और तीसरा करंट में क्या चल रहा है उसको भी। आप जब इन तीनों को जोड़ देंगे, शाबाश, आपका मेंस तैयार, ठीक है ना। लेकिन हां, आंसर राइटिंग में वो मैं बात करूंगा, जब आंसर राइटिंग में हमें राजनीतिक भी रखना है, आर्थिक भी रखना है, सामाजिक भी रखना है और पर्यावरण भी रखना है। चारों एस्पेक्ट पर बात करना होगा। फिर विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और तथा संस्थान, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना, संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन शक्तियां और विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, प्रभावक समूह, औपचारिक और अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषता, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकाय की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ठीक है ना। मेंस की सबसे अच्छी बात है कि मेंस एकदम क्लियर है, एकदम क्लैरिफाई है। एक एक शब्द उठाइए, अच्छे से तैयार कीजिए, आपको मेंस का तैयारी तो एकदम पक्का हो जाएगा। सांविधिक और विनियामक और विभिन्न अर्धन्यायिक निकाय, सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, विभिन्न समूह संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं तथा इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित विधि संस्थान एवं निकाय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित, अब देखिए सामाजिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं, फिर गरीबी और भूख से संबंधित विषय, शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेहिता, ई गवर्नेंस, मॉडल सफलता संभावता, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेहिता, संस्थागत तथा अन्य उपाय, लोकतंत्र में सिविल सर्विस की भूमिका। नेक्स्ट, भारत और इसके पड़ोसी देश। अब ये देखिए आईआर का टॉपिक हो गया। हालांकि आईआर के 20 में से 1 या 2 ही सवाल मैक्सिमम 1 या 2 ही सवाल होते, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। मेनली जो आपका है इसमें पॉलिटी और सामाजिक न्याय से क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। जैसे मैंने विश्व इतिहास का बताया 1 या 2, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन कला संस्कृति और मॉडर्न के होते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट अगर बात करें प्रश्न पत्र 4 इकोनॉमी, है ना, इसमें हम लोग देखते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से इकोनॉमी के 8 से 10 सवाल होते हैं। 8 से 10 सवाल, 8 सवाल तो मानकर चलिए। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होते हैं। फिर सबसे कम जो होते हैं, अगर मान लीजिए एक
इंटरनल सिक्योरिटी के, आपदा प्रबंधन के एक एक क्वेश्चन होते हैं। बाकी तो देखा जाए साइंस एंड टेक और इकोनॉमी, ये क्वेश्चन ज़्यादा आपको दिखे। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना संसाधन को जुटाना, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय, समावेशी विकास और उससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों में काम आता है। मुख्य फसल, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार, सिंचाई प्रणाली, मतलब पूरा कृषि के बारे में, परिवहन तथा विपणन, लेकिन कृषि के भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट को आप पढ़ रहे हैं। बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन से संबंधित अर्थशास्त्र, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, ऊपर और नीचे की अपेक्षाएं। और बहुत आसान होता है मुझे पढ़ाना इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि केवल आपको सिलेबस खत्म कराना, बाकी मैंने इसी सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाना है टॉपिक को। एग्जाम में तो यहीं से सवाल मिलेगा ही मिलेगा, और मिलता ही है। एकदम प्रेडिक्टेबल है, मेंस बहुत प्रेडिक्टेबल है, पहले बता दे रहा हूं, केवल सिलेबस आपको ध्यान में रखना है। भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन और निवेश मॉडल। यहां तक इकोनॉमी का आपका सिलेबस खत्म। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी शुरू होता है, विकास एवं अनुप्रयोग, रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजमर्रा के जीवन पर इसका। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित विषय के संबंध में जागरूकता। फिर यहाँ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आ जाता है, जिसमें संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन, फिर देखिए आपदा प्रबंधन भी इसमें आ जा रहा है। फिर विकास और फैलते उग्रवाद के बीच ये इंटरनल सिक्योरिटी में आ जा रहा है। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती और उत्पन्न करने वाले, फिर संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा, बुनियादी बातें, धन शोधन, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौती, आतंकवाद के बीच संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी का थोड़ा सिलेबस ज़्यादा वास्ट है इसमें। ठीक है, हालांकि इसके भी 2 सवाल, लगभग 2 सवाल आपको मिलते हैं, 1 से 2 सवाल आपको मिलते ही मिलते हैं। फिर आता है GS 5 की बात करते हैं। जो हम नीति शास्त्र की बात करें तो नीति शास्त्र के पहले ही बता दे रहा हूँ, ये जो टॉपिक है ये आपके एथिकल बिहेवियर को बताता है। तो इसमें बहुत सारे केस स्टडी होते हैं और केस स्टडी के आधार पर आप कई क्वेश्चंस भी होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये हमेशा ये पेपर जो होता है बहुत स्कोरिंग भी होता है। तो नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र तत्व, इसके निर्धारक परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेता, सुधारक और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, अभिवृत्ति, सारांश, संरचना वृत्ति, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना। ठीक है, फिर भावनात्मक समझ है और उसका उपयोग और प्रयोग है। भारत तथा विश्व के नैतिक विचारक हैं। लोक प्रशासन में सिविल सेवा, मूल्य तथा नीति शास्त्र के बारे में पढ़ना है। सरकार तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं, दुविधाएं क्या है, नैतिक मार्गदर्शन क्या है। फिर स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियमन तथा अंतरात्मा, शासन व्यवस्था में नीति परक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और निधि व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CSR जिसको बोलते हैं हम लोग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था, ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार। ठीक है, फिर नीति परक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सिविल सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियां, उपरोक्त विषय पर मामला संबंधी आपको केस स्टडी दिया जाता है। डन। तो इस आधार पर हम लोग अपने सिलेबस को देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया है। हालांकि और सिलेबस को हम लोग क्लासीफाई अपने और वीडियो में करेंगे, जहां पर थोड़ा थोड़ा उसको सब्जेक्ट वाइज भी बांटने का हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको इस एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम तो छोड़िए, एग्ज़ाम के लिए आपको अपने आप को तैयार करने में बहुत मदद करेगा। तो इसी के साथ मैं आज का अपना ये सेशन समाप्त करता हूँ। मैं ऋषि जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ और इस सेशन में भाग लेने के लिए आप सबको धन्यवाद भी देता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू सो मच।